जैसे बॉडी में स्टोन बन जाता है असल में, तो पर्वत के अंचल के लोग जो हैं वो गैद का पानी पीते हैं, हाँ। ठीक ना। लेकिन गैद का गर्मियों में बॉइल्ड पानी नहीं पी सकते, असल में वो इतनी गर्मी आपके लेकर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उसका पानी पीना है। तो कोरोना में ये आया आइडिया, ये प्रयोग कर रहा हूँ कि क्या उत्तराखंड के व्यंजन हमें रोजगार देने की स्थिति में है कि नहीं है। आपको मिल गया रोजगार? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अब लग्जरी लाइफ के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत कोरी गप टाइप हो जाएगी कि मैं बड़ी बातें कर दूँ कि ये हो गया सो हो गया। व्यंजन पर्वतीय अंचलों में व्यंजन मिले जैसे आपके रेस्टोरेंट में मिलता है? जब लास्ट टाइम क्या था कि सरकार की एक योजना थी, स्टार्टअप योजना। अच्छा। तो हम लोग स्टार्टअप योजना में गए, हाँ। और उस योजना का जो एक वो था कि हमने कहा हम आगे फ्रेंचाइजी मॉडल और इस पर सब काम करेंगे। किसी कारण असल में मैं एक नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पर्वतीय अंचल के व्यंजनों को बाजार में उतारा है, यानी देहरादून का वह बाजार और देश के अलग अलग कोनों के जो बाजार डिमांड करते हैं कि हमें अस्के चाहिए, सीढ़े चाहिए, डिडके चाहिए और तमाम जो हमारे पर्वतीय अंचलों में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनने वाला है, उसको अब लोग बाजार में भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके पीछे कौन शख्सियत है? आज हमारे साथ हैं कपिल डोभाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी व्यंजन, पर्वतीय अंचलों के जो व्यंजन है आपकी भाषा में, इसको बाजार में लाने की क्या जरूरत पड़ी? बाजार में बहुत सारे खाने पड़े हुए हैं। मैं वर्ष 2005 से कुछ शौकिया टाइप कुछ व्यंजनों पर मेरा शौक था। जैसे किसी भी आदमी की हॉबी होती है कि कुछ कर लो, तो मेरा फूड को लेके था कि खाना बनाना। क्योंकि बेसिकली क्या था कि हमारा बड़ी खेती वाले लोग हुए असल में हम, तो घर में खूब अन्न हो रहा है, तो मतलब खाने पीने की ऐसी कोई वो नहीं थी। तो फिर 2005 में हम लोग देहरादून आए, तो जैसे मेरी माताजी ने गैद भेज दिए 15-20 किलो। अब आपको एक महीने गैद ही गैद खाने हैं, तो कितनी बार आपका गैद का फाणू खा लेंगे असल में। तो मेरा थोड़ा सा हैबिट में ये आ गया कि मैं उसी गैद के 20 प्रकार के अलग अलग व्यंजन तैयार कर दूं। किस दिन जैसे पुदीना डाल दिया, किस दिन कुछ डाल दिया, मतलब कुछ इस प्रकार के अलग अलग फ्लेवर का गैद भी खत्म हो गया। अच्छा। और ये चीज़ें मैं चलती रहे। फिर वो आलू में वही प्रयोग चल रहे, हमारे छीमी राजमा में वही प्रयोग चल रहे, मतलब ये चलता रहा और मुझे खुद में इंटरेस्ट आने लग गया। और फिर मैं किसी के घर जाऊं तो उनके लिए बोलूँगी आज चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया बनाता हूँ असल में। तो बहुत से लोगों को खाना बनाने के मास्टर हैं आप। हाँ, मतलब बहुत से लोग पर्वतीय व्यंजनों बहुत के से लोगों को पसंद है। लेकिन एक मैं उसमें ड्रॉबैक बनाऊँ कि असल में क्या कि आपकी सोच जब उस प्रकार की रहती है कि आप ये मतलब महसूस नहीं कर पाते कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अगर मुझे ये सब चीज़ पता होती तो मैं होटल मैनेजमेंट कर सकता था असल में। हाँ। लेकिन मैंने वो आज सोचता हूँ मैं कि मैं टाइमली ये करता। तो फिर ऐसे करते करते डेली रूटीन का था। और जब क्या था कोई चीज़ हद से भी ज़्यादा हैवी हो जाए असल में, तो परिवार लोग परेशान हो जाते हैं असल में। हाँ। तो मेरे पिताजी लोग भी परेशान होने लगे असल में कि पता नहीं क्या खिलाते असल में। अगर मैं घर में हूँ तो पता नहीं क्या खिलाते, मतलब आज और जो इसने बनाया वो खाना ही पड़ेगा असल में उसमें। मतलब मनाही का तो आप कोई दूर तक कोई चांस नहीं है असल में, क्योंकि मैं रियल मैंने उसको भाव से बनाता था असल में। और मेरे तो भाव है कि दूसरे के लिए नहीं ना। अगर एक परिवारजन का अरहर की दाल खाने का मन कर रहा है और मैं उसको कुछ गैद का कुछ नया डिश खिलाऊं, तो ऑब्वियसली थोड़ा अकॉर्डनेस फील होगी असल में। लेकिन फिर भी सबने धीरे चलो कि कम से कम खाना सो मतलब जो भी ना। तो इसके बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, और इससे पहले की कहानी है कि 2015 मेरी शादी हुई। अच्छा। 2015 में शादी हुई, तो मेरी वाइफ राजस्थान की नागौर जिले की पली बड़ी है, और वो सतपुली के पास के, तो राजस्थानी फूड बनाती है। तो शादी के पहले ही दिन उन्होंने नई दुल्हन के रूप में दाल बाटी और हलवा बनाया। हाँ। तो मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि मैं फूड में तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार बुआ ठीक है असल में। तो ये चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे क्या कि जब हम लोग इधर आ गए, तो वही हैबिट, तो दोनों का हमारा रियल मैंने में केमिस्ट्री मैच कर गया। 2020 में जब कोरोना आया, तो कोरोना आया तो पहली बार में रियल मैंने में थोड़ा सीरियस हुआ कि उत्तराखंड की जो इम्यूनिटी सिस्टम और पूरा वर्ल्ड परेशान चल रहा है। बाबा रामदेव जी की वो गोलियां आ रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। फिर उसी दौरान क्या कि हमारे पहाड़ के कुछ लोग फेसबुक और अन्य माध्यमों में पहाड़ के व्यंजनों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही टाइम लोगों के पास था। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन अप टाइप का मिला। फिर मैं कई लोग ऐसे भी डाल रहे थे असल में कि जैसे वो गर्मियों में बाड़ी बना दे रहे थे असल में। तो फिर मैं कईयों को टेलीफोन करके बोला कि भाई साहब इस टाइम अगर आप बाड़ी बना रहे हैं तो इसके साथ आप थोड़ा गैद की चटनी बना दो असल में,
क्योंकि मैं वो जानता हूँ, मुझे पता है कि ये फूड मेथड गलत दिशा में जा रहा है असल में। बंदा की भावना तो है कि खाली टाइम है, तो मैं बोलता कि भाई साहब थोड़ा इसमें नींबू निचोड़ दो असल में आप थोड़ा सा। तो बहुत से लोग, पर्वतीय अंचलों में ऐसा कि सीजन किस सीजन में क्या खाना है? हाँ बेसिकली ये फूड विज्ञान है असल में, और फूड विज्ञान को आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्योंकि आपने जो बॉडी खाना है तो आपको बेसिकली क्या कि बॉडी को कैल्शियम की आवश्यकता है। अब कैल्शियम आपको ये नहीं कि आपको सर्दी में चाहिए, कैल्शियम आपको जून के महीने में तो चाहिए। लेकिन क्या है कि उसका थोड़ा फूड मेथड बदल जाएगा। तो अगर आपने जैसे बाड़ी खाना है तो उसमें आप दही का प्रयोग कर लें, तो उसका थोड़ा तासी ठंडा हो जाएगा। जैसे आप जैसे बॉडी में स्टोन बन जाता है असल में, तो पर्वत के अंचल के लोग जो हैं वो गैद का पानी पीते हैं, ठीक ना। लेकिन गैद का गर्मियों में आप बॉइल्ड पानी नहीं पी सकते असल में, वो इतनी गर्मी आपके लेकर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उसका पानी पीना है। तो कोरोना में ये आया आइडिया? हाँ, कोरोना में आइडिया आया, और फिर क्या है कि जॉब इंसिक्योरिटी चल रही थी, वो सबकी चल रही थी वर्ल्ड वाइड, मतलब एक कपिल डोभाल की बात नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम उत्तराखंड के फूड में कुछ काम करते हैं, इसको रोजगार परक बनाते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है कर लेते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल सा असल में, क्योंकि उसका उस लेवल का माइंड मतलब अलाउ नहीं कर रहा था शायद, कि क्योंकि सडन जब आदमी प्रपोजल रखता है असल में। अब ये चीज़ सडनली एक दिन में नहीं होगी कि एक आदमी ने हाँ बोल दिया और हम आगे बढ़ गए। तो क्योंकि मुझे एक आदमी ऐसा मिल गया कि जो मेरे विचार का समर्थन कर रहा था। और इससे पहले मैं चकबंदी आंदोलन से जुड़ा था। तो चकबंदी आंदोलन में मैं सोचता था कि जब हमने नेहरू जी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे, वो जो स्कूल पढ़ते हुए पंचवर्षीय योजना के सीखे थे कि इस साल डैम बनेंगे, इस साल ये होगा, इस साल इतना पानी कृषि के लिए जाएगा, वो सब चाहिए जाएगा। तो मैंने भी, क्योंकि बच्चे को वो प्रभाव पड़ता है कि जो उसने पढ़ा है असल में, तो मैंने भी ये चकबंदी के लिए पंचवर्षीय योजना बना दी। तो वो उसकी योजना का एक पार्ट भी था कि फिर हम इसके कंजम्पशन की तरफ जाएंगे। तो ये चकबंदी का आंदोलन का ये पार्ट है क्या? हाँ, बेसिकली क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि हम अपने आप कुछ नहीं सीखते, हम इसी समाज से सीखते हैं। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ये होते हैं, एक के विचार थॉट्स आपस में शेयरिंग होती है असल में। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने कर दिया, मैं वो अंदर मेरे कभी एक भावना नहीं आती असल में। मैंने कहा इसी समाज से मैंने सीखा। अगर मैंने फाणू बनाया तो अपने घर से ही सीखा ना, अपनी माँ से ही तो सीखा असल में। चकबंदी आंदोलन जो था पूरे उत्तराखंड में आप लोगों ने चलाया उसको जी, उसका एक पार्ट है क्या ये पर्वतीय अंचलों के जो हाँ, उसका एक पार्ट था। मतलब ये मेरे लिए मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, ये था असल में। अच्छा, क्योंकि मेरा ये था कि पहली बार चकबंदी हो जाएगी, दोबारा हम दूसरे उसमें मतलब क्रॉस उत्पादन में आएंगे, वो उत्पादन कंज्यूम कैसे करके, मैं बेसिकली उस प्लान से काम कर रहा था। अब सरकार का पक्ष तो घूम फिर के आ ही जाता है, चाहे कितना भी ना बोला। तो सरकार ने चकबंदी को लगा दिया साइड लाइन। अब क्योंकि मैं काम करने वाले व्यक्ति, मुझे तो प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो मैंने अपने गाँव के लिए प्रयास किए, नहीं हो पाया। तो मुझे तो आगे बढ़ना था, तो मैं इसमें बढ़ गया। और इसके करते करते मतलब ये लगाओ कि जब मैं इसमें अंदर घुसा, तो मैं अभी नाम की खोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं असल में, और ना मेरे मन में था कि ये नाम क्या होंगे। तो मैं धारचूला, मुनस्यारी से लेकर नीतीमाणा, हरसिल मुखवा, गुत्तू, घनसाली, जौनसार, बाबर तक के लगभग मैंने 150 आइटम पे रिसर्च कर दिया। अच्छा, मेरे लिए बेसिकली रिसर्च शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के एक छोटे से गाँव तंगोली का एक व्यक्ति के लिए जौहर घाटी के बारे में सोचना, और जौनसार के आखिरी गांव अटाल सेंच के बारे में सोचना, ये ऊपर हरसिल मुखवा के बारे में सोचना, जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मेरे लिए रिसर्च का वो था असल में। तो करते करते ये 150 आइटम हो गए, और मेरा छोटा बच्चा, तो हम अपने बच्चों पे इसके प्रयोग कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कमर्शियल करना है। तो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से कि बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है फूड के प्रति, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को टेस्ट कर, जब कोई भी व्यंजन फाइनल हो जाए तो उसके 5 दिन में बच्चों को, वो जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल या उनके नियम रहे बायोलॉजी में जो पढ़े थे कि वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनका पहले दिन का एक्साइटमेंट, दूसरे दिन का, मेरे मास्टर जी थे कुलदीप जी रावत जी, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें बायोलॉजी पढ़ा रखी। तो वो मैंने थोड़ा सा उसमें मतलब विचार किया किस प्रकार किस हम चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो मैं यही देखता था कि मेरे बच्चे का पहले दिन का एक्साइटमेंट कैसा है, दूसरे दिन का कैसा है, किसी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था कि बच्चे की तबीयत खराब तो नहीं हो रही है। क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब क्या होगी कि रियल मैंने किया, उसको वोमिटिंग टाइप की होगी, या पेट फूल जाएगा, या उसको डिसेंट्री टाइप का। नया व्यंजन आप बनाते हैं। हाँ जी 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 जी। तो इसका मतलब जो हम परंपरागत बनाते हैं उसमें आपने नया प्रयोग किया? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई बार मैंने, जैसे आज हमारे किचन का एक मसाला हींग बन गया है। हाँ, लेकिन आज से पहले 30 साल पहले का मसाला हमारे किचन का हींग नहीं था। और हींग उस घर का मसाला था, पर्वतीय अंचल में स्पेशली, कि जो सम्रांत घर थे, जिनके पास खेती बाड़ी है, पिताजी फौज में जो है सूबेदार मेजर हैं, उनके घर का तो हींग का मसाला था। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास बड़ी मुश्किल से 2 नाली ज़मीन है असल में, उसके घर में हींग कहाँ से आएगी?
हाँ। तो मैंने यही किए कि जो किचन के मसाले, मतलब जैसे महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, असल में कि गांव की चीज़ों की बात करते थे, उसी को बड़ा फल पर ले गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे। आज संसाधन ज़्यादा बढ़ गए, तो लोकल फॉर वोकल हमारा बहुत ज़्यादा लोगों को उसने कनेक्ट किया। तो वही था कि लोकल फॉर वोकल करते करते क्या है कि लगभग हमने 47 आइटम फाइनल कर दिए। 47 आइटम। कुछ खास 3 या 4 आइटमों का आप जिक्र कर सकते हैं, क्या क्या है और कि उनकी रिस्पॉन्स क्या है? जैसे 3-4 आइटम में कि जो सबसे ज़्यादा व्यंजन, हाँ एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बात ये हो कि 94 में जो हमारा आंदोलन था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। अब राज्य तो बनाएंगे, लेकिन कोदा झंगोरा का जो उत्पादन है वो कम हो गया। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे पास आधा किलो के दुकानदार आधा किलो का कोदा बेच रहा है, आधा किलो झंगोरा का पैकेट बेच रहा है। तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन भी कम हो गया है। और रियल मैंने में क्या था कि इस राज्य का, जैसे किसी राज्य की, अभी हमारे साथ बड़ा ड्रॉबैक सा टाइप ये हो गया है कि हमने हम अपने राज्य की संस्कृति, गीत संगीत से इतर ही नहीं समझ पाए। बेसिकली ऐसा है कि अगर हम आज साउथ की बात करते हैं ना, तो साउथ की संस्कृति के पैरामीटर में हम उनका खान पान को लेते हैं। साउथ का नाम आता है तो हम खान पान का जिक्र करते हैं। आज जो हमारा डोसा बन रहा है या कुछ इडली हमारी किसी शादी में लग रही है, तो साउथ के व्यंजन है। तो हम सांस्कृतिक पक्ष का एक जो इम्पोर्टेंट रोल जो हमारा खान पान निभाता है किसी राज्य में, हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और इवन कि आप ये लगा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 5 लाख से लोग हमारी होटल इंडस्ट्री में जुड़े होंगे। मतलब वो चाहे हमारा घर गाँव के छोटे खोखे से ले हो, चाहे हो सकता है कि जो व्हाइट हाउस है वहाँ भी कोई उत्तराखंड का व्यक्ति जरूर होगा। असल में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। और उसके बाद भी हम अपना खान पान को नहीं बढ़ा पाए। चिपको मूवमेंट के दौरान ही घनश्याम दास सैलानी जी ने चिंता व्यक्त की थी कि हर चिक अख गढ़वालों को ये कोदो कंडाली गोल गप्पा बना रहता छाजन गढ़वाली। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अभी जो 3-4 आइटम बारे आप बताए कि उनको आपने कैसे उसको बनाया, मतलब दोबारा से कैसे उसको बनाया, नया रूप दिया, और उसकी मार्केट में किस तरह की वैल्यू बढ़ रही, कैसे बढ़ रही, मतलब सबसे पहले मेरा ये था कि कोदा झंगोरा के कुछ ऐसे व्यंजन बनाए जाएं। क्योंकि मेन कोदा झंगोरा मतलब मंडवा, हाँ मंडवा, और अपना झंगोरा हो गया, बर्नाड मिलेट इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो उसके प्रति मैं रियल मैंने में चिंतित भी था कि ये बढ़ना है। तो मैंने जो हमारा ढिंडका है, अच्छा, उसको अपग्रेड किया पहले तो। अच्छा, अपग्रेड किया। ढिंडका का जैसे रसगुल्ला होता है देखने में? नहीं, जो ढिंडका एक तो कुछ उसी फॉर्म में बना सकते हैं कि गोल में, हाँ गोल में जो बनता है असल में। और फिर ये लगा कि हमें इसको स्नैक्स रेंज में आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं फूड पे बहुत बारीकी से स्टडी किया कि परंपराओं के नाम पे व्यंजन, मतलब आपका खान पान और आपका संगीत थोपा नहीं जा सकता। हाँ, 2 चीज़ ऐसी है कि आप थोप नहीं सकते असल में कि ये मेरे दादा इस गाने को गाता था या इस गीत को, तो आपको यही गाना है, ये बोल नहीं सकते। अगर वर्तमान में नई पीढ़ी ने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट में उसको सुनना है तो वो उसी को पसंद करेगी। असल में वो अब ढोलक में नहीं उसको सुना सकते, वो हार्ट टचिंग नहीं हो सकता असल में। तो मुझे ये लगा, तो सबसे पहले मैंने ढिंडका को अपग्रेड किया। अच्छा। और ढिंडका जो शब्द है ये मैंने अपने गांव में ही सुना था सबसे पहले। वो दादी थी, एक बूढ़ दादी हमारे गांव की, तो वो कुछ ऐसे ही करती थी, जैसे आटा वगैरह गूंदा और वो एक भाप में और ऊपर ऐसे लून डाल के और अपना खा लिया असल में। तो हल्का सा, अब मैंने कभी खाया नहीं, तो लेकिन जब तो खाया हुआ, हाँ, तो जो मैं करते करते क्या है कि तब मुझे व्यंजन के रूप में रवाई से मिल गया। अच्छा। और रवाई से करते करते हिमाचल तक पहुंच गया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या था कि अगर आदमी गर्मी में खाएगा तो कहीं ये है कि स्टोन न बन जाए असल में। तो मुझे लगा कि इसके साथ मुझे गहत को ऐड करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने ढिंडका को थोड़ा सा जैसे अपना सीढ़े के फॉर्म में, और उसको वैसे स्टफ करके उसमें गहत डाल दिया। और एक दूसरा व्यंजन हमारा ये ढिंडके के लिए हुआ। अभी ढिंडके कैसे करके आगे बढ़ रहा है उस पर आता हूँ। दूसरा व्यंजन हमारा झंगोरा था, क्योंकि कोदा झंगोरा मेरे माइंड में था। तो झंगोरे को लेके हमने पोहा का बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में बिरंजी उठाया। वो बिरंजी शब्द जो लिया वो बदलपुर से है, तो हम बदलपुर की बिरंजी करके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। पूरे पौड़े से हमने 2 व्यंजन ले रखे हैं। अच्छा। तो बिरंजी जो हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, या स्वामी रामदेव जी, या कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी, या कुछ 1-2 पर्सनैलिटी और होंगी उस क्षेत्र की, उनका जो एरिया है बेसिकली बदलपुर हुआ। अच्छा। तल्ला मल्ला बिस्ला बदलपुर हुआ, तो हमने बदलपुर से उसको लिया। तो आज ये 2 व्यंजन हमारे सब ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड का कार्य करता हूँ। अब कोई गप तो नहीं मार सकता कि हम करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया, ये हो गया,
क्योंकि हो गया तो फिर दिखेगा ना, हाँ। अब है नहीं असल में। तो ढिंके के अभी तक हम मतलब 800 के आसपास में रिपीट ग्राहक उसके बना पाए इसके अलावा और कोई इन 4 साल में। और दूसरा हमारा बिरंजी जो है तो 5 से लेकर 600 ग्राहक हम इसके हैं? ये बिरंजी के बना के ये कोई एक जगह है, निश्चित जगह, जी। जहाँ पे इसको मार्केट करते हैं? हाँ, हम शास्त्री नगर में एक छोटी सी दुकान है गली नंबर नाम 4 से? के पहुँच में, बूढ़ दादी के नाम से। बूढ़ दादी के नाम से। तो बूढ़ दादी जो शब्द जहन में आया वो ऐसे है कि ये गुमनाम टाइप के व्यंजन है, मतलब दादी अम्मा के टाइम के। हर आदमी बोलता है कि मेरी दादी बनाती थी, हाँ, हाँ। मेरी माँ ने भी नहीं बनाया या कभी बनाया, तो मैंने उस कंसेप्ट को ही बूढ़ दादी नाम दिया। अभी भी आपने एक नया, अभी कुछ दिन पहले आपने एक नया व्यंजन लॉन्च किया है। हाँ, मैं वो क्या है? जो अभी लास्ट टाइम जो व्यंजन लॉन्च किया था वो ढुंगला था। ढुंगला पहले पारंपरिक रूप में क्या था कि एक हिसाब से पिकनिक मील है। अच्छा। पिकनिक मील में था, आप गाय चराने चले गए असल में। हाँ। तो पत्थर गर्म किया और उसके ऊपर मंडुआ, अब जिसके पास गेहूं था उसने गेहूं भी यूज किया। हाँ। अब वो मंडुआ मतलब कोदा का आटा गूंथा और उसमें ऊपर पका दिया, मतलब उसको गर्म करके असल में, और फिर मिक्स दाल बना दी और वो आपका हो गया। ये आप घट में आटा पिसाने चले गए तो आपका वो वहाँ पे आपका ढुंगला और दाल बन रही है, पिकनिक मील। और फिर जैसे बरसात के टाइम में हमारा पशुओं के लिए गोड बोलते हैं असल में, तो वहाँ पे भी ढुंगला का मतलब मेन मतलब व्यंजन होता है। एक हिसाब से वो पिकनिक मील है। अब उत्तराखंड में वो लॉस्ट कैटेगरी में चले गया बिल्कुल ही। हाँ। तो मुझे लगा कुछ कि लोग इसको तो पहले बार सुन रहे हैं ना, हाँ, ढुंगला को। बहुत से लोग असल में, हाँ। लेकिन पुराने लोग जानते हैं ढुंगला को। और ढुंगला के लिए अभी लास्ट टाइम मैंने जब मैं 30 साल तक के लोग तो नए। हाँ, ढुंगला का जो मैं लास्ट टाइम मैंने किसी हमारे कारीगर जो थे रेस्टोरेंट में उनको पूछा कि भाई जी आप ढुंगला खाए हैं? तो उनका जवाब था कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए थे कि हम ढुंगला खाते। अब आप समझ लो कि ऐसे व्यंजनों को रिवाइव करना कितना बड़ा चैलेंजेस होगा। बाप रे। अच्छा। तो फिर मैंने उसको वाइड स्केल में करने के लिए उस पार्टी को ढुंगला पार्टी नाम दे दिया। क्या बात है। तो लास्ट टाइम ढुंगला पार्टी अरेंज भी कर दी, और शहर के मुझे लग रहा है कि जो टॉप मोस्ट मतलब इवन की हरीश रावत जी भी उस पार्टी में पहुंचे। क्या तो बात मुझे है। रियल मैंने मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी भी कुछ दिन पहले जो आपने किया। हाँ जी। तो इस लेवल का आदमी अगर उसके ये शब्द है कि यार ये आदमी घर पुक तमाशा देख रहा है, तो इसका मतलब एक बंदा रिकग्नाइज कर रहा है कि ये बंदा रियल मैंने में काम कर रहा है। अब जैसे क्या है कि कल जो मैंने पार्टी दी थी परसों, तो वो अस्के बड़ील उसमें इंट्रोड्यूस किया। अस्के बड़ील। बड़ील। अच्छा। तो अस्के बड़ील बेसिकली नई पीढ़ी के हिसाब से आपको इंग्लिश टैग लाइन देना पड़ेगा, तो उसको हमने राइस बर्गर के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो अस्के बर्गर ही है। हाँ। हमारे लिए वो अस्के बड़ील है। तो ये दो व्यंजन का एक व्यंजन बना, अस्का अलग राइस बर्गर। हाँ, राइस बर्गर। तो जो आपने स्टार्टिंग में ही बात की कि हमारा अस्के, हमारे उल्लू, हमारे पिन्नी, हमारे ढिंडके सब गायब हो गए, मुझे ये लगा कि परंपराओं के नाम पे बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाले। आपको नई पीढ़ी के हिसाब से उनको ठीक है, राइस बर्गर खिलाइए आप, हाँ। लेकिन है तो अस्के बड़ील है जी ना? जी जी। तो हमारे लिए अस्के बड़ील है। तो परसों पार्टी की तो वो खूब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब ये पार्टी जो मैं इसलिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मेरी एक पक्ष तो ये है कि मेरे अपने उत्तराखंड के व्यंजनों के प्रति एक भाव भी रहता है कि हमारे उत्तराखंड के व्यंजन बड़े, लेकिन वो भाव मेरे नहीं चलेगा। उसमें हॉल लोगों के अगर रिव्यू नहीं आएंगे तो मैं कैसे करके उसको अपग्रेड कर दूंगा। अब जैसे परसों भी पार्टी में मैं एज्यूम करता हूँ कि 20-50 लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन लगभग मेरी पार्टी में 100 लोग हो ही जाते हैं असल में। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मोटिवेशन थोड़ा अप हो जाता है। तो उसमें भी बहुत से लोगों को रिव्यू आया कि भुला यार, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसको ऐसा करना है, इसमें अगर ये चटनी अगर ये हो जाए, इसमें ये टमाटर हटा दें, तो वो उसको मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। और दूसरा एक मैंने जो किया वो एक ठग रोटी असल में बेसिकली हमारे पहाड़ की। अच्छा। ठग रोटी भी कम्प्लीटली लॉस्ट कैटेगरी का है। ठग मतलब ठगाने, सीधा कि जो जिसका नाम ही ठग है वो ठगा रहा है असल में आपको। अच्छा। तो ठगाना ये हुआ कि बाहर गेहूँ का आटा और अंदर स्टफ जो है मंडुए का हो गया। अच्छा। और बच्चों को दे दिया कि ये गेहूं की रोटी हो, तो किसी तरह मतलब तो ठग रोटी को ही मैंने थोड़ा सा हिमालयन पिज़्ज़ा के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब परसों बहुत से लोगों के रिव्यू आए कि बेसिकली मैं जो पार्टी अरेंज करता हूँ रिव्यू लेने के लिए करता हूँ, तो क्योंकि कमर्शियल चीज़ें बनानी है। और ऐसा करते करते जैसे एक चीज़ और है कि जो हमने जो अभी हमारा जो हमने 3 व्यंजनों की बात की, उसमें एक हम लेमड़ा बनाते हैं। अच्छा। लेमड़ा बेसिकली कि चौला, अभी हम झंगोरे की खीर से ही ऊपर नहीं उठ पाए। हाँ। हम हर जगह झंगोरे खीर, झंगोरे खीर, झंगोरे खीर। कभी हमने जो हमारी बॉडी को विटामिन B12 मिलेगा वो हमें चौलाई से मिलना है, तो हम लेमड़ा बनाते हैं, वो दूध के साथ बनाते हैं। अब इसमें भी फूड साइंस है। अच्छा। कि जैसे आप टिपिकल सर्दी में बनाएंगे तो आप उसको गर्म सर्व करेंगे और दूध के साथ आप उसको बना सकते हैं, लेकिन जब अभी गर्मी का सीजन हो रखा है तो एक तो आप उसको गर्म सर्व नहीं करेंगे और ठंडा आप उसको सर्व करेंगे, और दूसरा अगर आपको उसको हर तासी ठंडी करनी है तो आप उसको छाछ के साथ बनाएंगे। तो ये बेसिकली मैं थोड़ा बहुत फूड साइंस जानता हूँ मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो अभी हम लोग यहाँ तक ज़रूर पहुँच गए हैं कि
चीज़ें रोजगार परक मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले मैं अपने पे प्रयोग कर रहा हूँ बेसिकली, ये प्रयोग कर रहा हूँ कि क्या उत्तराखंड के व्यंजन हमें रोजगार देने की स्थिति में है कि नहीं है। आपको मिल गया रोजगार? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अब लग्जरी लाइफ के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत कोरी गप टाइप हो जाएगी कि मैं बड़ी बातें कर दूँ कि ये हो गया सो हो गया, वो नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एक दुकानदार का भाव जो है, दुकानदार के रूप में हम सफल हो गए। क्योंकि दुकानदारी में ऐसा होता है कि आज आपकी 500 रुपये दिहाड़ी निकली, कल को 400 रुपये निकली, अगले दिन 700 रुपये निकल गई। तो लेकिन एज अ कंसेप्ट के रूप में जो कंसेप्ट बनना है, जैसे पिछले 2-3 साल से पूरे वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में इंडियन ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रखी है। मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, इतना अवेयरनेस तो रियल मैंने में नहीं दिखी मुझे असल में किसी अनाजों के प्रति। जो एलीट क्लास है, जो अंग्रेजी बोलने वाला है, जो सम्रांत तबका जो हवाई जहाज में घूमता है, असल में वो उसको वो खाना चाहिए, लेकिन हम उसको खाना नहीं दे पा रहे। अब ये रियल मायने में जैसे पर्वतीय अंचल के व्यंजन की बात करूँ तो हमारा जो रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया। अब हरसिल की दाल हमारे पास जो है 500 रुपये किलो हरसिल की राजमा होगी, अब कैसे करके हम उसको 20 रुपये की थाली में दे पाएँ, वो नहीं हो सकता। तो कुछ चैलेंजेस तो हमारे पास हैं, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा सा सरकारों ने कि जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं उसमें मैं भी हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हम चीज़ों को इसलिए आगे मूव कर सकते हैं। कपिल डोभाल को तो रोजगार मिल गया, ये तो पक्का है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ। कितने व्यंजन बोले आपने जिनको आपने अभी? जैसे टोटल मैंने मतलब आज पहले 47 थे, अभी 52 व्यंजन तक हम आसपास 52 व्यंजन को आपने जो है प्रेजेंट कर दिया है पहाड़ के पर्वतीय अंचलों के कमर्शियली। और अभी आपने सुना कि राइस बर्गर, हाँ राइस बर्गर आप जरूर खाएं। और अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि आपने जो ये सब ये जो एक पार्ट चकबंदी का बताया कि ये भी एक चकबंदी का एक पार्ट है जी, क्योंकि चकबंदी होती तो फसल लोग उगाते जी, मिलेट्स उगाते या मोटा अनाज जितना है उसको उगाते और उससे फिर व्यंजन तैयार करते। तो आपने एक पार्ट पे काम किया है और उसमें आप सफल हो गए। लेकिन थोड़ा सा फिर चकबंदी की बात इसलिए वापस जा रहे हैं कि बड़ा संघर्ष किया है चकबंदी आंदोलन में, है ना? मतलब चकबंदी के लिए क्या बताऊं कि जब आप चकबंदी की बात कर रहे हैं तो मतलब ये स्टूडियो है, नहीं तो मैं रो पड़ता असल में। मैंने रियल मैंने में कह सकता हूं कि अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय, अपनी जवानी उस आंदोलन के पीछे बर्बाद की। वो आंदोलन ऐसा नहीं था ना कि जिंदाबाद मुर्दाबाद तुम हम आ रहे हैं सिंहासन खाली करो। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं असल में। हमें उद्देश्य समझना था कि यार ये लोग काम करना चाह रहे हैं। अब तो विभाग बन गया चकबंदी का, सरकार ने सब कुछ बन गया, सब कुछ है हमारे पास, चपरासी से लेके पटवारी से लेके कानूनगो से लेके सहायक चकबंदी अधिकारी, सब कुछ असल में आज की डेट में। वो स्ट्रगल पहले का। लेकिन मैं मतलब कितनी दीवानगी रही होगी, मैं सुबह 5 बजे में रोडवेज की बस में प्रचार कर रहा हूँ असल में। अच्छा। अब अगर 40 लोग हैं, 40 लोग में 38 लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। कैसे? मतलब उनको पर्चे दे रहे हैं? मतलब मैं उनको पर्चे दे रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि मेरा उत्तराखंड का दिन भी कभी आला, यू रूखा डांडो माँ फल फूल खिला रहा, कुछ नेता खेगी नहीं, कुछ और लूटी दे, बच्चियों खुची छो जूस हमने बेची दे। हमारे पास बेचने के लिए क्या है, हमारी जमीनें बिक रही हैं। हाँ। और मैं ये बोल रहा था कि हम जमीनें नहीं बेचते हैं यार, हम अपने उत्पाद बेचते हैं, हमारी जमीन बची रहेगी। क्या बात है। मैं सच बताऊं कि ये बोलते हुए मेरे आंखों में समझो कि अंदर से आंसू गिर रहे हैं असल में, क्योंकि जिस बंदे ने अपने जीवन का प्राइम टाइम लगाया हो वहाँ दिया। बिल्कुल मैंने वहाँ दिया। असल में रियल मैंने में दुख होता है कि आज मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस 25, 26 और 28 साल में मेरी अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं 50 किलो की बोरी उठा देता। बिल्कुल। आज मैं 15 किलो का कट्टा उठाने में हिचक फील करता हूँ कि कहीं झसक न पड़ जाए सलम। बिल्कुल, है ना? तो बहुत से लोग रियल मैंने में अपनी खेती किसानी से जुड़े हैं। मैं उस पंजाब की धरती से आया हूँ कि जहाँ लोग खेती किसानी को प्राउड फील करते हैं। आज भी आप जो जट्टों के बेटे हैं या वेस्टर्न यूपी में लगा लें, कोई जाट होगा भाई जी, तो वो चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी होगा, वो अपने को किसान बोलने में प्राउड फील करता है। हाँ। और हमारे यहाँ किसान का मतलब हल्दिया नकारा, सबसे ज़्यादा नकारा असल में। वो गलत बात है। तो हमें बेसिकली क्या कि इस प्रोस्पेक्टिव से बाहर निकलना था अपनी युवा पीढ़ी को। अब एक आदमी है कि हल्दी लगाने क्या है, अब टेक्नोलॉजी का वक्त आ गया है। पर आपने जो चकबंदी का आंदोलन चलाया है ना, मिल करके जितने भी और लोग थे, गणेश गरीब जी और बहुत सारे लोग, आप तो उसकी कड़ी थी जी। तो इसको सफल मानिए ना, सरकार ने तो माना है ना, विभाग खोला, हाँ, मेरा सारे यंत्र तैयार, मेरा अचीवमेंट ये है कि एक पक्ष जरूर ये है कि आप ये समझे कि एक युवा एक कॉज के पीछे एक ऐसे आदमी के साथ खड़ा हो जा रहा है कि जो ऑलरेडी बर्बाद हो गया उसके पीछे। मतलब मेरा जो रोल मॉडल है, मैंने गणेश सिंह गरीब को रोल मॉडल माना और उनका रिजल्ट मेरे सामने कि एंड रिजल्ट 0 हुआ। नहीं, सरकार ने तो चकबंदी नहीं, एक पक्ष ये कि एंड रिजल्ट बनाई है, अभी विभाग बनाया है, अभी वो सब कुछ बन गया। लेकिन अगर आज के पैरामीटर के हिसाब से देखें कि कोई भी युवा किस व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करता है, जिसके पास लग्जरी गाड़ी हो, सब कुछ चल रहा है, शाम को भाई जी ने व्यवस्था कर दी होटल में, सब व्यवस्था चल रही ना। मैंने एक कॉज के लिए कि ये कॉज इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सपने देखे कि यार हमारा पहाड़ कैसे बन सकता है।
लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि देर नहीं हुई, देर कभी किसी काम में नहीं होती। आज हिमाचल की हम बात करते हैं ना, उस बंदे ने देखो ना, उस बंदे ने अपने युवा पीढ़ी को, हमारा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ बेटा नौकरी ढूंढता है, घर में बेरोजगार रहता है, और वहाँ का बच्चा टिश्यू कल्चर की लैब खोल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा सर ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देर कभी किसी काम में नहीं होती, जो बच गया उसको संभालते हैं मिलके, उसको संभालते हैं। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप लोग अगर मूवमेंट नहीं चलाते तो शायद सरकार का ध्यान चकबंदी की तरफ नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, नहीं वो जाता। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो अलग मामला है, पर सरकार ने यहाँ तक स्वीकार तो किया कि चकबंदी एक विषय है, एक मुद्दा है। हाँ ये तो बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है हम कि आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। पर्वत के क्षेत्र में चकबंदी की मांग को ले जाने वाला जंतर मंतर था कपिल डोभाल है। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको भी, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार ने माना है इसको। तो कपिल जी, ये तो आपने चकबंदी का भी थोड़ा सा हम सुनना चाहते थे, लेकिन चकबंदी का बड़ा फलक है। कभी दोबारा आपसे बात करेंगे कि चकबंदी का स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, उस पर हम अगले दिन आपसे बात करेंगे, और ये निवेदन करेंगे कि आप जरूर आएँ हमसे बात करने के लिए। आज हम जो पर्वतीय अंचलों के व्यंजन है ना, उसी पे बात फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उसमें स्वार्थ है। जो नई जनरेशन है ना, उनको मोमेंट से, मुद्दे से, विषय से कम वास्ता रहता है, पैसा कैसे कमाया जाए जी। तो अगर हमारे पर्वतीय अंचलों के व्यंजनों से पैसा कमा रहा है कपिल डोभाल, तो शायद सैकड़ों कपिल डोभाल तैयार हो जाए। हाँ, हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है ना जी। वो कैसे होंगे तैयार? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, मतलब हमें का मतलब उत्तराखंड वासियों को, जी। कि अगर हमारा कोई व्यंजन है तो उसको किसी से कंपेयर ना करें। अगर हम अपने किसी भी व्यंजन को, अपने अगर फाणू, अपने चैंसू, अपने भटवाणी, या अपने दूसरे कोई भी व्यंजन असल में किससे कंपेयर करेंगे, किसी राज्य के किसी व्यंजन से कंपेयर करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए अगर वो चैंसू है तो उसका स्वाद वही है, हमारे लिए अगर लाल चावल है तो उसका स्वाद वही है, हमारे लिए झंगोरा है तो वही है, छछंडू है तो वही है। हमें यही स्वाद आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि फ्यूजन टाइप बहुत ज़्यादा चलता है कि ये भी मिला दो, ये भी मिला दो। अब व्यंजन तभी जाके हम आगे बढ़ा सकते हैं कि जब उनका एक निश्चित स्वाद सा टाइप हो असल में, कि ये इसका स्वाद है असल में। अब हुआ कि जैसे एग्जांपल हम आज कंडली बना रहे हैं असल में, कंडली। हाँ। तो कंडली में वो गर्म होती है, तो बाद में उन्होंने कहा जो पालक डाल दो इसमें। हाँ। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, वो बेसिकली हाँ। फूड साइंस है कि कंडली के साथ अगर आपको डालना है तो आप झंगोरे डालेंगे असल में, तब हाँ। जाके कंडली बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। और उसको आप डिलीशियस करने के उसमें आएंगे तो वो कंडली का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये तो आप पूरा साइंस बताएंगे तो उसके लिए भी अगले दिन बैठेंगे। आप मानते हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग जगह बुडदादी रेस्टोरेंट बन जाए, जिसमें पहाड़ी व्यंजन, पर्वतीय अंचलों में व्यंजन मिले, जैसे आपके रेस्टोरेंट में मिलता है? जब लास्ट टाइम क्या था कि सरकार की एक योजना थी, स्टार्टअप योजना। अच्छा। तो हम लोग स्टार्टअप योजना में गए। हाँ। और उस योजना का जो एक वो था कि हमने कहा हम आगे फ्रेंचाइजी मॉडल और इस पर सब काम करेंगे। किसी कारणवश असल में मैं एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है कि आपको सपने दिखाने होते हैं, इकोनॉमिक्स सपने असल में, कि हम आने वाले 5 साल में इतना अचीव कर देंगे। अब क्योंकि मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, ग्राउंड रियलिटी समझता हूँ, तो मैंने उसको 5 साल के एस्पेक्ट नहीं दिखाया असल में। मैंने कहा कि ये अभी इतना, कि बेसिकली ये सोशल इकोनॉमिक मॉडल है। जब तक हमारा समाज इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ये मूव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है ना कि हम अमिताभ बच्चन से ऐड नहीं करा सकते असल में। कोई बड़ी कंपनी आती है और बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ती है असल में। अब आप ये लगा रहे हैं कि MDH मसाले वाले भी या बिरयानी वाले भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से ऐड करा रहे हैं। अब हम तो उस स्थिति में नहीं है ना। पर तो पवनदीप राजन से तो करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन पवनदीप राजन भी आज की डेट में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है। तो पवनदीप राजन भी तभी करेगा जब उसको सरकार बोलेगी, क्योंकि सरकार के पास वो संसाधन है असल में। मतलब वो कपिल डोभाल की बात नहीं हो रही है, ये कपिल डोभाल के लिए करो, लेकिन उत्तराखंड के व्यंजन और उसके अन्न के लिए पवनदीप को कर सकते हैं, कि बेसिकली वो हमारा प्रतिनिधि है उस दुनिया में कि जहाँ प्रभाव पड़ता है। का बेटा है। हाँ, वो हमारा रियल मैंने में। और जुबिन नौटियाल कर सकता है। और हाँ, इन दोनों को मैं कल, मतलब थोड़ा सा प्रसंग से अलग आ रहा हूँ, जुबिन का फोटो अपने घर के बाहर देखा, इतना खुशी हुआ कि वो खिड़की से बाहर देख रहा है। बेसिकली हमें ऐसे ही उत्तराखंड और ऐसे ही उत्तराखंडी तो चाहिए थे असल में। तो इन दो लोगों में असल में वो चीज़ दिखती है। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो हम लोग आगे किसी तरह, वो हमारा मतलब कुछ लूज पॉइंट हमारा ऐसा रहा कि हम उसको मार्केट के हिसाब से अपने व्यंजनों को मैं उस स्टार्टअप में बढ़ा नहीं पाया और रिकग्नाइज़ नहीं हो पाया। लेकिन एक मेरे मन में है कि हम आगे बढ़ें। जैसे आज सुबह मैं और मेरा साथी अनूप अभी माल देवता विजिट करके आ रखे हैं,
तो माल देवता में आपको खुशी होगी कि एक बंदा हमारे बूढ़दादी में आ रहा है, उनने ढिंडका और बड़ील खाया, उसको लगा कि यार तुम्हारे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म में तैयार करता हूँ, तो उनने अपना एक रिजॉर्ट मुझे बता दिया कि मेरे पास रिजॉर्ट है, अगर तुम इस रिजॉर्ट को काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें फैसिलिटेट करता हूँ। तो अभी सुबह मतलब अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले माल देवता से ही यहाँ आ रहा हूँ असल में। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैं लास्ट टाइम बद्री केदार समिति वालों को ही मिला था। अब कई बार क्या होता है कि रियल मैंने में जो अभी क्या है कि मैं भावना में चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ असल में कि हमारे उत्तराखंड का है, क्योंकि भावनाएं तो आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्योंकि व्यापार जो होता है रियल मैंने में बहुत निष्ठुर होता है, उसकी भावनाएं नहीं होती, इतना निष्ठुर होता है कि अगर व्यापार अलग और सेंटिमेंट अलग। हाँ सेंटिमेंट अलग है। हाँ। अब हमारा उत्तराखंड का व्यंजन अभी व्यापारिक दृष्टि में नहीं है। नहीं है। पहले आपको उत्तराखंड के प्रति उन व्यंजनों के प्रति सेंटिमेंट्स डेवलप करने होंगे। हमारी बच्ची ये बोलेगी जो सेंट स्टीफन या डीएवी कॉलेज या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही है कि ये हमारी ठग रोटी है, ये हमारी ढबल रोटी है। हमारे तो वहाँ के हैं कि ढबल रोटी खाए माँ पुदना लुणमा में भर्ती हो गई माँ देर दुणमा। क्या बात है। तो जब तक हमारे अंदर वो फील नहीं आएगा, अभी हमें वो फील डेवलप करना है। अब इस फील में अब एक कैपिटल वाल तो नहीं कर सकता ना, लेकिन रियल मायने में इतना मैं समझ सकता हूँ कि इस राज्य में मुझे 500 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपने चकबंदी का आंदोलन में आपने बहुत प्राइम टाइम दिया है, और चकबंदी आंदोलन का मेरे हिसाब से जितनी आपसे बात हुई ना, ऐसा लगता है कि चकबंदी आंदोलन का आउटपुट ये है जो पहाड़ी में या पर्वतीय अंचलों के व्यंजन को आप मार्केट में लाया जा आपने, और लगभग 50 व्यंजनों को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस सारे अभियान में कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता जिसको आप कभी नहीं भूलते और आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, 2-3 मतलब गुरु नानक देव जी ने बोला था कि कोई अच्छा काम होता है ना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। नहीं, बुरा बेड रूल भी होना चाहिए, मतलब बुरा अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। असल में क्योंकि बीच में एक ऐसा था कि जैसे मैं देखता था कि यार अच्छा तो करना ही चाहिए कि पूरे शहर में बलिया के लोग, बलिया जिले, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, और बलिया जिले के बच्चों की ठेलियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, शहर में एक एक आदमी 50-50 ठेले चला रहा है। हाँ। मतलब अपने किसी गांव से वो 50 बंदे ले आ रहा है, या ठेली में एक ट्रक आया, उन्होंने कहा आज स्ट्रॉबेरी बेचो, आज ये बेचो। हाँ, वो चल रहा है असल में। तो मैंने सोचा कि जब बलिया का आदमी बेच सकता है तो मैं अपने उत्तराखंड के बच्चे के लिए क्यों नहीं एक स्ट्रीट फूड का कंसेप्ट तैयार करूँ। हाँ। तो मैं उसकी इसी फूड के कंसेप्ट को तैयार करने के लिए 2-4 विभागों में भी गया, इवन कि बद्री केदार समिति पर गया कि आप बड़े स्तर पर असर हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार क्या कि हम उसका मतलब इकोनॉमिक मॉडल नहीं पता, क्योंकि मैं भावनाओं के रूप से गया था असल में ना, तो वो चीज़ें मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। तो मैंने किया कि ये प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। प्रेम जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ठेला शुरू किया, और उस ठेला में गोल्ड मेडलिस्ट पंडित जी पूजा करने जा रहे हैं, और बैंड वाले को लहर राजू बैंड वाले को। अच्छा। और बैंड बजनी मतलब ठेले का इनोग्रेशन हो रहा है असल में। अच्छा। संभवतः ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा। कोई इस मन से किसी ने ठेले का उद्घाटन नहीं किया होगा। हाँ, तो सामने एक रतुड़ी जी की दुकान, तो मैं 3 महीने बाद, जैसे साधारण अभिवादन होता है पड़ोसियों को कि मेरे ठेले में आना, तो उसमें भी क्या कि एक लड़का जो एक अच्छी होटल में था, उसका माइंड मेकअप करके लाया कि भुला तू आ जा, मतलब अच्छा सेफ असल में कि भुला तू आ जा, इसके बाद हम तरक्की करेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे। मतलब उसको भी शेख चिल्ली के सपने मैंने दिखाई दिए, लेकिन शेख चिल्ली के नहीं थे, रियल मैंने वो ग्राउंड सपने थे, क्योंकि आज तो मेरी रोटी निकल रही ना। तो हुआ कि जब 3 दिन बाद मैं रतुड़ी जी को मिल रहा हूँ, तो रतुड़ी जी बोले कि यार मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा ठेली वाला बंदा और वो बैंड लेके आ रखा असल में। अच्छा। लेकिन बोलते मेरा एक मन जरूर ये कर रहा था कि ये बंदा कुछ अलग टाइप का बंदा है, मतलब कुछ अलग सोच रहा है, ये कंसेप्ट लेके आ रखा है। तो फाइनली क्या हुआ कि मजबूरी में मुझे वो ठेला वहाँ से उठाना पड़ा। क्यों? ऐसा था कि जिसकी जगह होती है असल में ना, थोड़ा उसके नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं असल में। अच्छा। और वो नियम टाइप फॉलो नहीं हो रहे थे, वो हमारे स्तर पे ही थे असल में ना। अच्छा। क्योंकि एक आदमी के गाड़ी का पार्किंग है असल में, अब वहीं शाम को हमारे जो कस्टमर आ जाएंगे तो उसके बेचारे की दुकानदारी ठप हो जाएगी असल में ना। तो इस प्रकार का फिर, लेकिन इससे पहले मैंने एक काम किया कि हाँ, कभी मैं भविष्य में किताब लिखूंगा तो उस किताब का नाम होगा मेरा ठेला उड़ गया और हैंड होल्डिंग। अच्छा। हाँ, वो ठेला उड़ गया, या मतलब ठेला शब्द उसमें जरूर होगा किताब में असल में, क्योंकि उस ठेले ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया असल में। अच्छा। तो मैं उस ठेला लगाने, क्योंकि मैं वो समस्या जानता था कि मैं अगर इस राज्य का निवासी हूँ तो मैं चाहता हूँ अगर मैं ठेला भी लगाऊँ तो मेरे लिए एटलीस्ट सामाजिक सुरक्षा तो हो। सामाजिक सुरक्षा चाहिए असल में ना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पुलिस वाला कोई धक्के मार के बोले चल भाई ठेला आगे। बेसिकली जो भाषा चलती है ठेला वालों के साथ, यही व्यवहार टाइप का होता है कहीं भी, मतलब एंटायर हिंदुस्तान में लगा लें असल में आप। तो मैं उस ठेले के लिए मैं मेयर साहब को मिला, मैं नगर निगम कमिश्नर साहब को मिल रहा हूँ, मैं वहाँ पटवारी को मिल रहा हूँ,
भले मैंने ये बोला था कि मेरे पास उत्तराखंड की फूड का एक कंसेप्ट है, आप मुझे कहीं थोड़ा जगह जगह दे दो कि जहाँ मैं ये कर सकूँ। तो फिर वहाँ एक नेगी जी थे, उनकी समझ में आया कि यार एक बंदा काम करने वाला है। हाँ, उससे पहले जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम थी वो स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना था, जिसमें 10,000 का लोन मिला है। तो मैं बिहार, बलिया, छपरा के लोग जिस लाइन में लगे थे 10,000 के लोन के लिए, मैं उस लाइन में भी लगा और 1-1.5 घंटे में मेरा नंबर आया। अच्छा। क्योंकि मैं बेसिकली फील करना चाहता था अनुभूति की कैसा होता है। तो जब मैं आगे कुछ अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा तुम क्यों आ रखे हो? अब उन्होंने कहा कपड़े बढ़िया पहने हुए, दाढ़ी बनी हुई है, बाल बने हुए हैं, हाँ। सब कुछ। में तो उन्होंने कहा ठेले वाला तो लग नहीं रहा। तो मैंने उनको कुछ अपने मोबाइल में पिक्चर्स दिखाई, मैंने कहा मेरे पास ये कंसेप्ट है, स्ट्रीट फूड का कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि तुम पर्यटन मंत्री से बात करो और वहाँ तुम्हारे रास्ता निकल सकता है। तो मैं उस चैनल में बात करने का प्रयास किया, तो बात नहीं बनी। मतलब पहले तो होता है कि आदमी पीआर और इनसे ही बात करेगा। अब जब क्या कि वहीं पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप मंत्री जी जो यहाँ ठेलियाँ लगी इनको सबको 10-10 हज़ार रुपये दे रखा सरकार ने। हाँ, कुछ लोगों ने लिए होंगे कि बेसिकली वो सरकार की स्कीम थी। असल में सरकार की बेसिकली स्कीमें बहुत होती हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम या जैसे पत्रकार लोग हैं वो उसमें ध्यान ही नहीं देते। असल में कि बहुत सारी स्कीमें ऐसी है कि जिससे मोटिवेशन, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपये बजट खर्च कर रही है, तो उस करोड़ों में कोई स्कीम तो ऐसी होगी ना जो गरीब आदमी के लिए है। ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि फ़ायदा लेने वाला तो ले जा रहा है ना। एक आदमी को 10,000 रुपये लोन मिला जिसको उसको वापस नहीं करना है। अब उसके पास वो संसाधन नहीं है कि ढिंडोरा पीटे कि मुझे 10,000 का लोन मिल गया। उन्होंने 10,000 का लोन लिया, अपना चुपचाप ठेली लगा रहा, अपने परिवार पाल रहा है। लेकिन वो हमारा फर्ज था उस चीज़ को आगे बढ़ाने में कि सरकार की ये भी स्कीम है। बेसिकली हम उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं और हम रोते रह रहे हैं कि पिछले 20 साल से कुछ नहीं हुआ। अरे भाई कुछ तो हुआ है ना, ऐसा नहीं कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो हुआ ही ना। तो ऐसा करते करते किसी तरह वहाँ मुझे नगर निगम का लाइसेंस मैंने अपनी पत्नी के नाम पे ले लिया और मैं कबाड़ी मार्केट से एक ठेला लिया है। अच्छा। अब ये पॉइंट देखो, जो चीज़ें, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज को बारीकी से चीज़ों को समझता हूँ, तो मुझे लगा कि इस प्रकार की समस्या आएंगी। तो पहले मैंने उन समस्या को रिजॉल्व करने के लिए मैं मेयर से मिल गया, कमिश्नर से मिल गया, पटवारी से मिल गया। तो किसी तरह मैं नगर निगम कबाड़ी मार्केट से ठेला ला रहा हूँ और छोटा हाथी में ठेला नीचे उतर रहा है। अब वहाँ सब लोगों ने मुझे घेर दिया मौकमपुर फ्लाईओवर के नीचे। उन्होंने कहा ठेला नहीं उतरेगा। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा है कि ये ठेला नहीं उतरेगा। अब क्यों नहीं उतरेगा? अच्छा। ये हमारी जगह है। और ठेले वालों ने बोला? हाँ, ठेले वालों ने, उन्होंने नहीं उतरेगा जी ठेला। सब उत्तराखंड से बाहर के थे? हाँ हाँ हाँ, हाँ। उत्तराखंड का एक आधा आदमी रहा होगा असल में। तो उसने क्यों बोला, जानता था मुझे कि ये कपिल भाई है असल में। किसी तरह मैंने हाथ जोड़ के, भाई यार उतरने तो मैं कहाँ से ले जाऊँगा, इतना बड़ा ठेला। किस तरह ठेला उतरा। उससे पहले मैंने एक ठेला वहाँ छोटी ठेली खड़ी कर दी, उसमें लाइट लूइट लगा दी थी। तो देखा मैंने कि मेरे ठेले की लाइट लूइट सब तोड़ रखी है असल में, और वो फेंक दी। अब सवेरे क्या कि मैं वहाँ पे आया तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ असल में। मैंने कहा यार तुम बिहार, बलिया, छपरा से आके, यही मेरी वर्डिंग थी असल में। हाँ। मैंने कहा तुम कपिल डोभाल को बोल रहे हो कि जो राज्य आंदोलन में 13 साल की उम्र नारे लगा रहा है कि हमें राज्य चाहिए और उसकी परेशानी में। यहीं का मूल निवासी। मैं कहा यार संविधान तो ये अधिकार देता है, कहीं जाके भी काम कर लो, तुम्हें काम, लेकिन मैं भी तो काम करना चाह रहा हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो तुम असल में। तो वैसा फाइनली ये हुआ कि मतलब फिर ये लगा कि आप ना उस झगड़े में काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर झगड़े में रहना है उस झगड़े में काम नहीं कर सकते। फाइनली क्या कि मेरा मन टूट गया असल में, कि मैंने कहा नहीं अब यहाँ पे काम नहीं होगा। क्योंकि मुझे देखा कि जब वो झगड़ा टाइप का हो रहा था तो एक बंदा ही भाई जी आ गया है, वो थे हमारे मंडवा किंग के सुभाष रतोड़ी जी। अच्छा। उन्होंने वीडियो में देखा, बाकी सब वही शेयर करने से टाइप नहीं चलता ना, एक्शन कौन लेगा, कौन सपोर्ट में आएगा। तो फाइनली क्या हुआ कि मैं वहाँ से आ गया। फिर एक दिन नेशनल हाईवे वाले में बोर्ड लगाया कि जिसके ठेले उठा दो। अब मुझे चिंता हुई कि भाई जी उस ठेले को पहले तो मैं लाया, मेरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया। हाँ। और फिर उस ठेले को मैं कहाँ रखूँ, घर में ना जगह ना कुछ असल में, इतना बड़ा ठेला जिसको साइड में उठाएं। फिर मैं 5 बजे तक का उनका टाइम था कि 5 बजे तक उठा लें। मैं 5 बजे का 10 मिनट पहुँच रहा हूँ। अब मैं इसको भी अपना फॉल्ट मान रहा हूँ, क्योंकि जब गलती मेरी है कि मैंने ठेला नहीं उठाया टाइम पे, लेकिन उससे पहले ये गलती ना हो इसलिए मैंने उस चीज़ को फॉलो कर दिया था। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने मेरा ठेला को तोड़ ताड़ के उसके ऊपर पत्थर लगा था अच्छा सा, और वो उसमें चढ़ा दिया, मैं ट्रक में लोड कर दिया। फिर मैं उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा किस तरह भाई साहब ठेला, बड़ा दुख है। मैं कहा भाई जी ठेला तो, उन्होंने कहा नहीं उतार। फिर वो ठेले को पता नहीं कहाँ ले गए, मैं नगर निगम पहुँचा, नगर निगम उन्होंने बोला हमारे ठेला ही पता नहीं असल में, हम तो लाए नहीं। फिर कौन ले गया, पता लगा कि वो नेशनल हाईवे वाले ले गए असल में। अच्छा। फिर अगले 2 दिन उनके ऑफिस के चक्कर काटे कि भाई जी ठेला बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं, ठेला कहाँ है असल में। फिर चिट्ठी लिखी कि माफ़ीनामा लिखोगे, आज के बाद नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे क्योंकि तुम्हारी ज़मीन है। वो बोले कि नगर निगम की ज़मीन थोड़ा है, तो नगर निगम ने कैसे परमिशन दे दी। अब मुझे क्या पता भाई जी कैसे कौन परमिशन देता है, कौन क्या देता है। मतलब ये लगाओ कि रियल मैंने मुझे सोचा कि मैं किस भाव में बोल रहा हूँ, मेरी क्या एक्साइटमेंट रही होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये ठेले का कंसेप्ट बद्रीनाथ तक पहुँचे यार। हमारा बंदा क्यों भाड़ा मुझे के लिए मुंबई जाए, हमारा बंदा, हम उसके लिए इस प्रकार की। ठेला मिल गया था क्या? अब फाइनली क्या हुआ कि ठेला तो मिल गया, कि ठेला पहुँच गया डोईवाला। मेरे हंसने का विषय भी असल में, क्योंकि अब मैं रोता नहीं हूँ, पॉइंट भी नोट किया, मैं रोता नहीं हूँ, मैं हंसता हूँ असल में, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती है ना। तो डोईवाला नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे वाले अब देखो उन्होंने अपना रोल निभाया। मतलब ये नहीं बोला कि नेशनल हाईवे का फॉल्ट मेरा ठेला क्यों नहीं उठ गया, क्यों उठा,
भाई एक ठीक है कि मैंने इंक्रोचमेंट किया था, वो नेशनल हाईवे वाले की जगह थी, उनने मुझे नोटिस दिया, मैं टाइम पे नहीं उठा, उन्हें ठेला उठा दिया, दैट्स इट, ये मेरी गलती थी। अब वहाँ पे क्योंकि मेरा कंसेप्ट खत्म हो गया था, तो फिर वही बंदा है कि भाई जी आपका ठेला मैं उसको 1100 रुपये दे दूँ, मतलब नीलाम, मतलब अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने कहा यार, मतलब होता ना कि एक सपने किसने संजय रखे हों और वो नीलाम में। मैं कहा भाई जी यार, मैंने बहुत मतलब प्रेम से ये ठेला लिया था, असल में एक काम करो तुम यार 2100 रुपये मुझे दे दो। हाँ। तो 10,000 रुपये का ठेला मैंने 2100 रुपये दे दिया, और फाइनली क्या कि मेरा वो जो स्ट्रीट फूड का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। वो बेसिकली क्या, ये कंसेप्ट एक कपिल डोभाल का नहीं था। मैं उस शहर से मैंने अपना कैरियर शुरू किया कि जहाँ जट्टों के बेटे ड्राइवर बने। गुरदास मान ने गाना गा दिया कि पुत्र जट्टा ने गबरू, मतलब ट्रक ड्राइवरों के और पुत्र जट्टों के। उनने बूट पॉलिश करने वाले के लिए, मोटिवेशन आप करने के लिए गाना बना दिया कि पा में बूट रोटी हक की खाइए, पा में बूट पॉलिशा करिए। उनने हर किसी के लिए, और हमने गाने गाया कि फौज में नहीं जाणू, ड्राइवर कंडक्टर में जरूर लगी चा, वक भी नहीं जाणू, वक भी नहीं जाणू, घास भी नहीं, तो कन क्या चेहरा मन। तो ये किस्सा तो बहुत दिल में हाँ, मैं रियल मैंने मतलब क्या बताऊं, जो भी सुनेगा वो भी है। वो अच्छा, बड़ा सपना था असल में। बिल्कुल। भविष्य की योजना क्या है अब? भविष्य की योजना जो मेरा है, जैसे मैंने रियल मैंने में बहुत छोटे सपने पाल रखे हैं। अच्छा। भविष्य में मेरा ये है कि मुझे अपने परदादा के नाम पे एक बगीचा बनाना है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं उस प्रकार की योजना पे नहीं बोल रहा हूँ कि हम ये कर देंगे सो कर देंगे। नहीं, जो आप पर्वतीय अंचलों के हाँ, जो व्यंजन ना, आप मैं मार्केट उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा उसी को लेकर के भविष्य में किस तरह हाँ, आप मैं उसी में आगे आ रहा बढ़ेंगे? हूँ, उसी में आ रहा क्या हूँ, योजना है? क्योंकि अब ये कपिल डोभाल तक ही सीमित रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध साल बाद, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो मैं कर नहीं सकता असल में ना। क्योंकि जब आपको कोई व्यंजन किसी ट्रेनिंग फॉर्म में, तो उस ट्रेनिंग में तो पैसे लगेंगे, पैसे का उसमें कहाँ से करूँगा असल में। तो अगर मुझे थोड़ा सा किसी भी चैनल से थोड़ा कुछ मदद मिलती है तो मैं उस फॉर्म में जाने के लिए तैयार हूँ कि यार एक बच्चा ये बोल रहा है कि मैं बद्रीनाथ में अपना कुछ काम करना चाह रहा हूँ उत्तराखंडी व्यंजनों पे। उत्तराखंडी व्यंजन? हाँ, उत्तराखंडी व्यंजनों पे, तो मैं उसको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ये एक योजना का पार्ट है। हाँ, ये मेरी योजना का पार्ट है ना। अब कोई बंदा ये है कि जैसे अभी मेरे एक साथी दिल्ली से आ रखा है असल में, उसने बोला कि भाई मैं दिल्ली में खोलूंगा। अच्छा। तो वो 3 महीने से मेरे साथ है। क्या बात है। तो वो बारीका सीख रहा है ना, बारीका तो सीख रहा है असल में। यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये आप लोगों को तैयार कर रहे हैं ना? हाँ, मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास बंदा ही एक आया असल में। भाई एक ही आदमी आया, भले वो मेरा दोस्त भी असल में, वो चकबंदी आंदोलन का ही साथी है। उसको लगा यार जब कपिल भाई ये सोच सकता है कि यार इससे परिवार पाल सकता है तो दिल्ली में भी करेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अभी तक बाकी तो भगवान जाने हैं, लेकिन अभी तक हमने 20 जुलाई का उसका डेट रखा हुआ है कि 20 जुलाई को हम उसको शुरू कर देंगे। अब इतने संसाधन हमारे पास नहीं है, चाहे 4 कुर्सियाँ लग जाएंगी, लेकिन बूढ़ दादी के नाम से दिल्ली में खुल जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, बूढ़ दादी का सबसे ज़्यादा फेमस व्यंजन कौन सा है जो बहुत बिकता है आपका? मैं बहुत भी नहीं बोलूँगा असल में। जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ढिंडका चलता है हमारा। अच्छा। हाँ, ढिंडका ऑनलाइन बिकता है या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन ही बिकता है असल में, हम ऑनलाइन नहीं कर पाते। क्योंकि वो उसमें थोड़ा उनका कमीशन टाइप भी ज़्यादा रहता है, तो उतना नहीं हो पाता असल में कि आप 100 रुपये की चीज़ को फिर 200 रुपये कर दें, वो नहीं हो पाता। लेकिन ढिंडका हमारा पहले नंबर का व्यंजन है। क्या बात है। ढिंडका पहाड़ी अंचलों का, पर्वतीय अंचलों का बहुत ही परंपरागत एक खाना है। और आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में हम किसी ऐसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।